नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमेर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि HYC के जो सलमान खान हैं और जिनके पर्चे नामजदगी जुबली हिल्स के हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्तरद कर दिए गए थे, अब उन्होंने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और वैसे भी पहले तो उन्होंने BRS पर तनकीद की थी और अब BRS में उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया है और बाज़ाब्ता KTR के साथ एक तकरीब में उन्हें यानी सलमान खान को BRS में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक तरफ अवैसी है तो दूसरी तरफ सलमान है और तीसरी तरफ KTR दिखाई देते हैं, तो चौथी तरफ नवीन यादव भी मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मागंटी गोपीनाथ की जो बेवा है सुनीता मागंटी, वो क्या करती हैं। और KCR ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और अपनी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनकी तायद में मुहिम चलाएंगे। अब सलमान का पर्चा नामजदगी मुस्तरद किए जाने के बाद वो BRS में शामिल हो गए हैं। BRS को सलमान की शक्ल में एक अहम लीडर मिल गया है, तो बहरहाल हर कोई अब लीडर बनने लगा है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि BJP जो उम्मीदवार है दीपक रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा पर तोल रहे हैं। और वजह यह है कि उन्होंने पिछले इंतखाबात में 25,666 वोट हासिल किए थे और इस मरतबा उन्हें उम्मीद है कि बेहतर मुजाहरा करेंगे। और इस सिलसिले में ईटाला राजेंद्र हो या BJP के सदर रामचंद्र हो या बंडी संजय हो या फिर आप देखेंगे कि किशन रेड्डी, तमाम के तमाम दीपक रेड्डी के साथ ठहरे हैं। अब देखना यह है कि वहाँ क्या होता है। लेकिन एक बात बता दें आपको कि जुबली हिल्स में जो राय दहिंदों की तादाद है वो तकरीबन 4 लाख है और 4 लाख में 99,000 जो हैं वो मुस्लिम राय दहिंदे हैं। यानी जो मुस्लिम राय दहिंदे हैं वो किंग मेकर का किरदार अदा करने वाले हैं और वो किसी भी उम्मीदवार को हरा सकते हैं, किसी भी उम्मीदवार को जिता सकते हैं। अब देखना यह है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो किधर जाते हैं, BRS की तरफ जाते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ आते हैं। ये एक अहम सवाल है और ऐसा सवाल है जिसका जवाब शाहिद उमेर देंगे। सर देखिए, अगर हम सलमान SYC की बात करें तो देखा गया नॉमिनेशन जब इन्होंने किया उसके बाद से नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के सवाल खड़े किए। फिर ये देखा गया कि उन्होंने कांग्रेस पे भी काफ़ी ज़ोर शोर से हमला किया कि कांग्रेस के इशारों पे ये काम कर रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने अभी आज BRS का दामन पकड़ा है उसको लेकर एक खेमा तो सवाल उठा रही हूँ, दूसरा खेमा कहने की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि यही सलमान खान जो कि कुछ दिन पहले लगातार BRS को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे थे, उसके बाद आखिर अचानक ऐसी मजबूरी क्या रही कि BRS का इनको दामन थामना पड़ा। अगर एक नॉमिनेशन आपका कैंसिल हो जाता है तो सच में अगर ज़मीनी स्तर पे आप लोगों को चाह रहे थे या लोगों का मदद ही करना था तो फिर किसी पार्टिकुलर पार्टी के दामन पकड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। आज हमने उनको सुना तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं पहली बार KTR से मिला उसके बाद से अपने मेरे दिल में एक अलग जगह उनके लिए बन गई। तो साफ तौर पर समझ में आता है कि अब जो पॉलिटिकल एंगल है वो अब सलमान शुरू कर दिए हैं। अभी आपने जुबली हिल्स चुनाव की बात की, इस इलेक्शन की बात करें तो BJP ने दीपक रेड्डी को जिस तरह से टिकट दिया है तो BJP में भी नाराज़गी है। खुद देखा गया कि राजा सिंह की अगर हम बात करें तो राजा सिंह ने भी इस पर सवाल खड़ा किया था कि आखिर किस बेस पे रेड्डी को टिकट दिया गया था। तो राजा सिंह ने इस मामले में काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। तो ऐसा नहीं कि BJP के खेमे में सारे लोग खुश हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि रेड्डी को जिस तरह से अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज़गी का सामना करना पड़ता है, क्या इसका असर पूरे इलेक्शन में रहता है कि नहीं। अभी आपने वोटर का जिक्र किया कि 4 लाख वोटर है जिसमें 99,000 से ज़्यादा शायद अब मुस्लिम वोटर्स हैं, तो यकीनन इनके वोट काफ़ी ज़्यादा उस पर असर डालेंगे। क्योंकि देखा गया कि कांग्रेस और MIM की बात करें तो MIM ने अपने उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं उतारे तो उनका जो पूरा समर्थन है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि देखा गया खुद जब कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन ने वहाँ पे अपना नॉमिनेशन किया तो वहाँ पे खुद अजहरुद्दीन के साथ साथ असदुद्दीन वैसे शामिल रहे हैं और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम अपना इनका समर्थन दे रहे हैं। तो MIM की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो इनके वोट तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हम सहानुभूति की बात करें, जैसे अभी आपने BRS की बात की, तो हो सकता है कि जिस तरह से उनके ऊपर एक अलग वोटर हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जाएगी और BRS देखा जा रहा है कि इस पर भी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर हम KTR की बात करें तो KTR लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं कर रही है और इस बार आप हमें वोट दें, हमें जिताए। KTR ने यह भी कहा था कि
जिस तरह से 2 साल में ही कांग्रेस से यहाँ की जनता उब चुकी है और यहाँ पे हमारी पहली जीत तेलंगाना की इतिहास बदल दीजिए और यहाँ से हमारी शुरुआत होगी नई इतिहास रचने के लिए। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक जुबली हिल्स का सवाल है, ये तमाम के लिए वक़ार की सीट बन गई है, वक़ार की नशिस्त बन गई है और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के लिए तो ये वक़ार का मसला बन गया है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब भी किसी की भी तायद करते हैं तो वो शिकस्त से दो चार हो जाता है और जब भी कुछ कहते हैं कि ये कामयाब होगा तो वो नाकाम हो जाता है। अब देखना ये है कि नवीन यादव की उन्होंने तायद का ऐलान कर दिया है, क्या नवीन यादव कामयाब होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको मिलेगा 14 नवंबर को, क्योंकि आप देखेंगे 11 नवंबर को रायदही होगी, 14 नवंबर को वोटों की गिनती का अमल होगा और नतायज का भी ऐलान उसी दिन कर दिया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि नवीन यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों को करीब करने, उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर उम्मीदवार यही चाहता है। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो आपने देखा कि उसके नजरियात क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसके तसव्वुरात क्या होते हैं, उसका तसव्वुर क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और मुसलमानों के बारे में तो वो अजीब गरीब रवैये का मुजाहरा करती है। आप दिल्ली के लीडर से लेकर गली के लीडर सब के तमाम इस तरह के ख्यालात ही रखते हैं। लेकिन नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं एक और खबर की जानिब, लेकिन इस खबर का ताल्लुक मुमलिकत सऊदी अरब से है। सऊदी अरब आप देखेंगे कि सारे आलम इस्लाम का रूहानी मरकज़ है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ जो मुफ्ती आज़म का किरदार होता है बहुत अहम होता है। और आपने देखा कि आल शेख के इंतकाल पुरमलाल के बाद अब कई यानी तकरीबन मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे दिन हो चुके हैं, उसके बाद नए मुफ्ती आज़म का तकर्रुर कर दिया गया है और वो हैं हज़रत शेख डॉक्टर सालेह बिन फौज़ान बिन अब्दुल्ला अल फौज़ान। उन्हें नया मुफ्ती सऊदी अरब का मुकर्रर किया गया है। और आपको ये बता दूं कि मजलिस कुबारुल उलमा यानी सीनियर उलमा कौंसिल है सऊदी अरब की, उसके चेयरमैन और इदारे आम बराए इल्मी तहक़ीक़ात व इफ्ता के सदर जो हैं, जो मुकाम होता है वो उसका मुकाम वज़ीर के एक मनसब के बराबर होता है। तो अब शेख जो फौज़ान है उन्हें नया मुफ्ती बनाया गया है और उम्मीद है कि सऊदी अरब में एक मियाना रवि जो इख्तियार की जा रही थी उसी का सिलसिला बरकरार रहेगा। तो बहरहाल ये खबर बहुत ही अहम थी आलम इस्लाम के लिए, इसलिए हमने आपको सुनाई है। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि अगर किसी को आप तंग करते रहेंगे या आप जुल्म का निशाना बनाते रहेंगे, नाइंसाफ़ी का शिकार बनाते रहेंगे, अदालतों के ज़रिए या फिर पुलिस के ज़रिए डराते धमकाते रहेंगे और अदालतों के मामलात में मुदाखलत करते रहेंगे, तो जो मजलूम होता है वो जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होता है। और जब मजलूम उठ खड़ा होता है तो फिर जालिम का पता नहीं चलता, जालिम हलाक भी हो सकता है, जालिम जख्मी भी हो सकता है, जालिम का नामो निशान मिट भी सकता है। हम आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद में पोचारम IT कॉरिडोर जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाक़या पेश आया, एक गौ रक्षक, एक ही नहीं हैदराबाद में इसी तरह के कई हैं जो गौ रक्षक जो यानी भत्ता वसूल करते हैं हमारी कुरैश बिरादरी से, उन्हें सताते हैं, उन्हें धमकाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस के बारे में भी कहा जाता है कि वो पुलिस भी उनका साथ देती है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में एक बयान जारी किया था, उनका वीडियो आज भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे ये देखकर बड़ा दुख होता है कि कुछ गुंडों ने गौ रक्षक को अपना पेशा बना लिया है और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर वो गुंडागर्दी करते हैं और भत्ता वसूल करते हैं। ये वज़ीर आज़म कहते हैं। अक्सर वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी कहते हैं झूठ कहते हैं, लेकिन ये इस बारे में आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम हकीकत का इजहार किया है, बहुत ही कम सच बोला है, अवाम कहते हैं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान इस वक्त आपको बता दूं कि बिल्कुल हुर सच साबित हो रहा है, क्योंकि ये जो गौ रक्षक को गोली मारी गई है ये यानी पोचारम IT कॉरिडोर के पास, असल वो गुंडागर्दी कर रहा था, उसके बारे में ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वो पैसे वसूल कर रहा था, भत्ता वसूल कर रहा था, कुरैश बिरादरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। तो बहरहाल इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और पुलिस ने भी इसका ऐलान कर दिया है और ये भी कहें कि उसे बातचीत के लिए बुलाया गया और फिर उसने ज़्यादा अपनी अकड़ दिखाई तो फिर उसकी अकड़ आपने देखा कि एक देसी साख्ता पिस्तौल की गोली से अकड़ झुकड़न में तब्दील कर दी गई। तो कहने का मतलब यह है अब बेचारा झुकने के काबिल हो गया है। और आपको ये बता दूं कि किसी पर हमला होता है तो उसकी तायद तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जो मजलूम होते हैं अगर उन्हें ज्यादा सताया जाएगा तो कोई बंदूक उठाएगा, कोई और हथियार उठाएगा, या अपने आप को मार लेगा या दूसरे सामने वाले को मार देगा। तो जब इंसान अपनी जान पे से यानी जान की परवाह नहीं करता, मौत का
का पीछा करने लगता है, मौत का ताक़ुब करने लगता है, तो जिंदगी उसका ताक़ुब करती है। और ऐसा ही वहां पर हुआ है। और इब्राहिम कुरैशी के बारे में कहा जाता है, हनीफ कुरैशी, श्रीनिवास और मोहसिन के बारे में कहा जाता है कि इन्हें गिरफ्तार किया। ये मुल्जिमीन है जिनमें से एक को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो बहरहाल इब्राहिम कुरैशी ने क्यों उसको पिस्तौल से मारा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये इत्तलात आ रही कि वो भत्ता वसूल कर रहा था। ये बाप की जागीर है इनके कि जब चाहे आप भत्ता वसूल कर ले, जानवरों के नाम पर डराएं। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोग देखते हैं एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चौथी मरतबा जब भत्ता मिलता है तो आप देखेंगे कि किसी की पसली टूट जाती है। चौथी मरतबा अगर भत्ता मिलता है तो पिस्तौल की शक्ल में मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माशरे में ये बुरी बात है और पुलिस को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब गौ रक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों से भत्ता वसूल करते हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? देखिए, गौरक्षक तो ये बहाना है, असल मकसद किसी खास समुदाय पर निशाना है। जी जी। देखिए कि अगर गौरक्षक की बात की जाए पूरे हिंदुस्तान की, अगर हम हिस्ट्री निकाल कर देखें तो देखा गया कैसे लगातार गौरक्षक के नाम पे बॉम्ब लिंचिंग की गई, कितने मासूमों की जान गई। अभी तेलंगाना की बात करें तो अब इस एंगल को पूरी तरीके से भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है और उसकी पूरी कोशिश यही कि कांग्रेस सरकार पर हम ऐसे अटैक करें जैसे लगे कि ये माइनॉरिटी के लिए खास काम कर रही है। यहाँ पर अगर हम इब्राहिम कुरैशी की बात करें तो कहा जा रहा है कि अभी आपने भी कहा कि भत्ता को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद से इन्होंने गोली चली। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का जो बयान सामने है उसमें यह कहा गया है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी एक की तलाश जारी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जब इस राज्य स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर है, जब पुलिस प्रशासन काम कर रही है, तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर जज करने वाले, किसी के ऊपर भत्ता उठाने वाले? पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन भी शायद ऐसा लग रहा है कि दबाव में काम कर रही है, क्योंकि अगर आपके नाक के नीचे अगर कोई भत्ता वहाँ पे वसूल रहा है तो ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन को पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो ये आपकी नाकामी है, और पता है तो फिर आपके नाक के नीचे ऐसे लोग क्यों कामों को अंजाम दे रहा है जिससे यहाँ की जो प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें उसकी बदनामी हो रही है। आज देखा गया कि इस पूरे मामले में बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की। बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनको डिटेन किया गया, उन्होंने रामचंद्र राव को उनको भी डिटेन किया गया। सवाल ये खड़ा, अब जो राव है वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखा गया इसके पहले भी तेलंगाना में कई ऐसे मामले हुए जहाँ पे बीजेपी बिल्कुल खामोश रही। वजह ये रहा कि किसी एक खास समुदाय की तरफ से वो था। लेकिन अभी जिस तरह से इब्राहिम की बात करें, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की अभी गिरफ्तारी पुलिस खुद जाँच पड़ताल कर रही है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अब इसको जिस से पॉलिटिकल एंगल बनाने की कोशिश कर रही है, उसे साफ तौर पे ये सामने जाहिर हो रहा है कि सच में बीजेपी आम जनता के साथ है या इसको भुनाकर एक अलग पॉलिटिकल एंगल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस वाक़े को लेकर काफ़ी तशवीश पाई जाती है, लेकिन तशवीश की कोई बात नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी पर जुल्म करेंगे तो जुल्म का बदला तो ज़रूर लिया जाएगा, और मजलूम जब उठता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस मामले में अब ऐसा लगता है कि कुरैशी बिरादरी में भी शऊर जाग चुका है और वो भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि कब तक हम बर्दाश्त करेंगे और कब तक हम जुल्म सहेंगे। यकीन मानिए कि करोड़ों रुपए के अगर जानवरों को वो जब्त करते हैं तो इस मामले में पुलिस को भी बहुत गौर से सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर वो क्योंकि कानून के निफाज कानून की जो एजेंसियाँ होती हैं उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर पे या नज़र रखना। बल्कि आप देखेंगे कि जब भी कोई भी ईद आती है, बकर ईद आती है, तो ये इस तरह के वॉलंटियर्स पैदा कर दिए जाते हैं। ये इनके लिए पैसे कमाने का मौसम बन जाता है और ये जो यानी कुरैश बिरादरी है उनकी तबाही का दिन बन जाते हैं। तो ऐसे में किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, सबके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। और ये आन तेलंगाना है, कोई उत्तर प्रदेश नहीं है कि आप जहाँ चाहे मुँह उठाकर फिर चलते फिरें। बीजेपी कायदीन अंदाजा कीजिए कि अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बीजेपी कायदीन जो बीजेपी एमएलए का तोमर का करीबी आदमी है, इस कदर गंदी गालियां दे रहा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वो वीडियो देखना चाहिए और फखर का इजहार करना चाहिए कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो किस तरह लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। एक आदमी को वो घुटने तले झुका देता है और फिर कहता है हाथ जोड़ के माफी मांग, इस तरह की बातें करता है। तो आप अंदाजा कीजिए ये गुंडों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी से फौरी निकाल देना चाहिए, वरना इस तरह के वाक़यात अगर आम होते हैं तो इसका अवाम की जिंदगी पर असर पड़ेगा। अगर वो शख्स आज हो सकता है कि उसने झुककर माफी मांग ली है, लेकिन कल वो तुम्हें झुका देगा तो क्या होगा? देखिए, झुक तो रहे हैं, क्योंकि अभी देखा गया उत्तर प्रदेश की जो आपने बात की कि वहाँ पे कैसे एक दलित को टॉर्चर किया जाता है। मध्य प्रदेश की भी एक केस सामने आया तो जी। और दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन यही बीजेपी गवर्नमेंट है जो दलित के नाम पे राष्ट्रपति को बना दिया। लेकिन उसके बावजूद अभी भी दलित के साथ ऐसे केस सामने आ रहा है जो कि देखने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। अभी भी सबसे ज़्यादा ऐसा देखा जा रहा है, बीजेपी स्टेट है वहाँ पर दलितों के साथ सबसे ज़्यादा बदसलूकी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग खामोश है। बस एक ऐसा एंगल रहा कि हमने राष्ट्रपति को बना दिया दलित,
नहीं थे, लेकिन उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति की भी बात करें तो देखा गया कई ऐसे मोमेंट रहे जहां पे राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अभी आपने जिस केस का जिक्र किया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लगातार अभी भी दलित के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, दलित को लेकर जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, अभी ये केस कम नहीं हुए और लगातार बीजेपी के खिलाफ एक ऐसी लोगों की नाराजगी है जिसको लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी बस दिखावे का अलग मुखौटा पहनती है और काम करने का अलग मुखौटा उसके पास होता है। एक शायद आपको बता दूं कि ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। एक हाल ही में एक वाक़या पेश आया जहां पर एक ओबीसी नौजवान को एक ब्राह्मण के पैर धोकर उसका पानी पीने पर मजबूर किया गया। कितनी शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश, ये सब बीजेपी के रियासतों में पेश आ रहे हैं। हाल ही में एक वाक़या पेश आया जहां पर एक दलित को पेशाब चटाया गया। कितनी शर्म की बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तो मुंह खोलना चाहिए इस बात में, और वज़ीर दाखिला अमित शाह क्या कर रहे हैं इस बारे में सोचना चाहिए। और जो दलित हैं उन्हें भी ये सवाल करना चाहिए हुकूमत से कि हमें इंसान क्यों नहीं समझा जाता। अब कोई दलित या बुद्धिस्ट हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, ईसाई हो जाता है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो बकवास करने में अपना जवाब नहीं रखते, वो कहते हैं कि ये जो यानी लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये यानी अजीब गरीब जिहाद है, उनके नाम लिखा चड्डी जिहाद है, ये जींस जिहाद है, थूक जिहाद है। अरे मेरे भाई, ये जिहाद नहीं है, ये अखलाक है, ये किरदार है, जिसकी वजह से तुम उन्हें ना सिर्फ इंसान ही नहीं समझते तुम दलितों को, तो फिर वो क्या मुसलमान नहीं होंगे? क्या वो ईसाई नहीं बनेंगे? क्या वो बुद्धिस्ट मजहब इख्तियार नहीं करेंगे? अगर तुम में दम है तो फिर तुमने डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्यों नहीं रोका था, बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने 4 लाख दलितों के साथ बुद्धिज्म इख्तियार किया था। ये चीजें हैं। मनुस्मृति को जला दिया था उन्होंने, उन्हें क्यों नहीं रोका तुमने? क्या तुम्हारे में हिम्मत नहीं थी? तो ये सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते और फिर कहते हैं कि ये मुसलमान हो रहे हैं, ये दलित जो है वो ईसाईयत कबूल कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, तुम इंसाफ करो, उनको इंसान समझो, तब कहीं जाकर वो तो अपने आप को सनातन ही समझेंगे। ना तुम उनको सनातन ही समझते हो, ना हिंदू समझते हो, बस उन्हें जानवर समझते हो। ये सबसे बुरी बात है। और वोट बैंकिंग समझते हो तो वोट बैंक फिर बिल्कुल। और दोबारा नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक है हैदराबाद से। हैदराबाद में एक ऐसा पुलिस ने एक ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए बंदलागुड़ा अवैध OS फंक्शन हॉल के करीब तकरीबन 908.41 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया और मार्केट में जिसकी कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जाती है। और इस सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कलीमुद्दीन, शेख सोहेल, अफजल और जीतू शामिल है। जबकि जो कलीदी मुलजिम है रहमान, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फरार है। तो बहरहाल नाम तो अच्छे हैं, काम खराब हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक एक कार, 4 मोबाइल फ़ोन्स और 2500 रुपये नकद रकम जब्त भी कर ली गई है। लेकिन आपको बता दूं कि ये तमाम के तमाम बेरोजगार हैं और उन्हें ये लालच दिया गया था कि उड़ीसा से महाराष्ट्र अगर आप ये गांजा पहुंचाएंगे तो आपको 3 से लेकर 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो दावा करते हैं कि हर साल उन्होंने 2 करोड़ रोजगार के मौके फराहम करने का ऐलान किया था, नहीं मिला, तो ये हाल होता है। जी देखिए सर, अगर हम इस तरह के केस की बात करें, अमूमन तौर पे देखा जाए तो जितनी तस्करी हो रही है, जहाँ हम अफीम की बात करें, गांजा की बात करें या जो नशीली पदार्थ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा युवा गिरफ्तार होते हैं, उन पर शिकंजे कसे जाते हैं। लेकिन इससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि युवाओं को इसकी तरफ ढकेला जा रहा है। सबसे अहम माना जा रहा है कि वो बेरोजगारी है। अगर इस वक्त बेरोजगारी देश में न रहे, सारे जो युवा पढ़ रहे हैं, इसमें ये भी केस सामने आता है कि ऐसा नहीं कि इसमें जो अनपढ़ बच्चे हैं वही सिर्फ इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, रोजगार न मिलने की वजह से वो लोग ऐसे जो काम काज शुरू हो रहे हैं इन सब चीज़ों में शामिल हो रहे हैं। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार 2014 के बाद से इतनी बेरोजगारी बढ़ने के बाद, और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर हम होम मिनिस्ट्री की बात करें, खुद अमित शाह हैं, तो बॉर्डर पार से ऐसी चीज़ें कैसे यहाँ पे तस्करी की जा रही है, कैसे वो शामिल हो रहे हैं, फिर यहाँ पे जो युवा हैं उन तक कैसे ये जो नेटवर्क है वो फैलाया जा रहा है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं उसके नाक के नीचे ये सब तस्करी की जाती है और आमतौर पे सबसे ज़्यादा इस जो नशीली पदार्थ है उसका टारगेट जो यूथ है, जो युवा है, उसको बनाया जाता है। तो सवाल इस पर भी, रिसर्च इस पर भी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा युवाओं ही इस पर तस्करी क्यों कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को ये क्यों दिया जा रहा है जो अभी यंग है। और दूसरा अहम सवाल ये कि इसमें जितने लोग शामिल हैं वो कितने एजुकेटेड है, कितने
इतने पढ़े लिखे, क्योंकि आमतौर पे आप तो किसी की गिरफ्तारी करके गिरफ्तार करते हो, जेल में डालते हो, लेकिन क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने ऐसा गलत रास्ता अपनाया जिसमें उनको भी पता है कि आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा होगा कि हम खुद जेलों के पीछे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि सलाखों के पीछे उन लोगों को होना चाहिए जो इस तरह के नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं या फिर उन्हें इस तरह के कामों के लिए राग़िब करते हैं, हम क्या लालच देते हैं और फिर जल्द दौलत कमाने के चक्कर में नौजवान फंस जाते हैं। वैसे भी अगर आपको बता दूं ओएस फंक्शन पैलेस जो है बन लगड़ा, वहाँ पर उसके करीब ही एक कार को रोका गया और कार से ये चीज़ें जब्त की गई और इस तरह बैन रियासती जो टोली है मंशियात के स्मगलर्स की वो गिरफ्तार हुई है। और ऐसे भी मैं समझता हूँ कि ये टोली बहुत ही तजुर्बे से आ रही थी, तजुर्बा भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मुलजिमीन हैं वो ये जो ड्रग्स थे या मंशियात थे या गांजा था वो हैदराबाद से नासिक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। सर इसमें सवाल ये भी है कि जैसे अभी जिस तस्कर को पकड़ा गया वो तो मतलब कहा जाता है ना बिचौली है वो लोग हैं, तो आखिरकार पुलिस या फिर जो यहाँ के जो अपने सेक्टर में जो टीमें काम कर रही है वो वहाँ तक हाथ क्यों नहीं डाल पाते, बड़ी मछली तक जहाँ से ये सारी चीज़ें सप्लाई किए जा रहे हैं वहाँ तक लोग या फिर पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट क्यों नहीं पहुँच पाती है। और नतीजा ये होता है कि जो छोटे छोटे बिचौलिए हैं जो अपने पेट पालने के लिए सब छोटे छोटे गलत काम कर रहे हैं उनको बार बार एक एजेंडा बना के सामने रखा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पुलिस को वाहवाही की जाती है, लेकिन गरीबों को लेकिन जो बड़ी मछली है वहां तक क्या ये लोग सच में पहुंचना नहीं चाहते या पहुंच नहीं पाते? अगर पहुंच नहीं पाते तो इनकी नाकामी है और पहुंचना नहीं चाहते तो फिर अलग बात है। अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है और आप समझ गए होंगे कि वो क्या बात है। बहरहाल नाज़रीन एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि बिहार से है। बिहार का जहाँ तक सवाल है अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी रियासत है। सियासत के अगर हिसाब से देखा जाए या पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बिहार कौमी सतह पर अहम किरदार अदा करती है और मरकज़ी हुकूमत आज जिस बैसाखी पर टिकी हुई है बिहार के एक बैसाखी भी उसका सहारा बनी हुई है, यानी नीतीश कुमार की शक्ल में या उनकी जेडीयू की शक्ल में। अब बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं, 2 मरहले में इंतखाबात होने वाले हैं, एक तो 6 नवंबर को और दूसरा मरहला है 11 नवंबर को और उसके बाद नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा 14 नवंबर को। लेकिन आपको ये बता दूं कि जहाँ तक बिहार का सवाल है इंडिया गठबंधन में इख्तलाफात मंजर-ए-आम पर आए थे लेकिन अब वो इख्तलाफात दूर कर लिए गए हैं। अशोक गहलोत को कांग्रेस ने आरजेडी सरबराह लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और दीगर अहम कायदीन से मुलाकात के लिए रवाना किया था। अब ये बात सामने आई है कि लालू यादव के फर्जंद जो हैं तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं अब उन्हें चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर पेश किया गया है। इंडिया ब्लैक या महागठबंधन के वो चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी के जो सरबराह हैं मुकेश साहनी उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें अगर इख्तियार में आती है इंडिया ब्लॉक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो बहरहाल ये खबर आई है और हमारे शाहिद जो हैं वो बिहार की सियासत पे अच्छी नज़र रखते हैं। तो हम सवाल ये करते हैं कि 243 रुकनी जो बिहार असेंबली है उसमें पल्ला किसका भारी है फिल वक्त? सर देखिए सबसे पहले अगर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पूरे टिकट बंटवारे के बाद से पहली बार आज इंडिया अलायंस की तरफ से हम चाहे अशोक गहलोत की बात करें, आरजेडी की बात करें, वीआईपी की बात करें, मतलब जितने अलायंस पार्टियां हैं वो पहली बार एक मंच पे इकट्ठा हुए और सबसे लंबी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा जिस पे लोगों की नज़र थी जिस सवाल पे वो आखिरकार पूरा हुआ और अशोक गहलोत ने खुद कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि उस पर ज़्यादा कोई चौका नहीं, लेकिन जो दूसरा उन्होंने जवाब दिया कि बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री आपको सहनी होंगे, मुकेश सहनी। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाया है आखिर किस तर्ज पे उनको ये सीट दी जा रही है। हालांकि अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि शायद इससे ज़्यादा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो जिसकी भागीदारी 17% बिहार में है उसकी तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अगर हम सहनी की बात करें, कहा जाता है ना कि एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त मिले तो शर्मिंदा ना हो। तो मुकेश हम ये शायरी इसलिए कह रहे हैं कि मुकेश सहनी वो है जो पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको मंत्री बनाया गया लेकिन फिर कैसे उनको मंत्री पद छीना गया, उसके बाद वो आकर इस इधर करवट लिए। लेकिन अब मुकेश सहनी को जैसे पहली बार ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसके बाद से ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। तो इसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी एक माइनॉरिटी में है, लेकिन ये भी अशोक गहलोत ने कहा है कि हो सकता है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो या मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जी जी। इसी के साथ इंडिया गठबंधन की तरफ से यह भी जवाब दिया गया कि इंडिया ने तो अपना दुल्हे ढूंढ लिया, क्योंकि बार बार एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि इनका दुल्हा कौन है। तो क्योंकि पिछली बार खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन राहुल गांधी जब सवाल किया गया तो बार बार इससे हटते हुए नजर आया। तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ सही चीजें नहीं चल रही, लेकिन आज खुद अशोक गहलोत ने कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो मुकेश सहनी बनाया जाएगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि एनडीए के से अब मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस पे गिरिराज सिंह का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इससे ठीक पहले एक डिबेट में अमित शाह से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको पूरी तरीके से घुमा फिरा कर जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले चुनाव खत्म होगा, उसके बाद पूरा एक प्रोसीजर होता है, लोग उसमें शामिल होते हैं, खुद वो चुनते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जवाब से ऐसा लगा कि शायद अमित शाह खुल के नहीं कह पा रहे, क्योंकि अगर आपको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता तो आप सीधे कह देते कि मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। लेकिन अब जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की तरफ से यह कह दिया गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो अब उन्होंने ये निशाना साधना शुरू कर दिया है कि अब एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। और बार बार इंडिया अलायंस ये कह रही है कि चुनाव जीतने के बाद अगर एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से आज गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, तो चुनाव के बाद ही देखने वाली बात होगी कि इस पे ये लोग कितने मुखर होते हैं। बहरहाल कौन रहता है कौन जाता है ये तो हालात बताएंगे आने वाले। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक हमारे प्रोग्राम्स का वो सवाल है, हम इख्तिताम की तरफ रवा दवा हैं। लेकिन जहां तक मजलूम फ़लस्तीनियों का सवाल है, मजलूमीन का सवाल है, तो उनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको ये बताना ज़रूरी है कि फ़लस्तीन की जो आबादी है उसमें तकरीबन 1.9 मिलियन यानी 90% आबादी बेघर हो गई है इसराइल के जुल्म जबर के नतीजे में। और इसराइल ने जिस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा किया और अब भी उसका सिलसिला जारी है। और ये कहा जा रहा है कि बैतुल मक़दस के अतराफ़ अकनाफ और नीचे उसने खुदाई की है और खुदाई का सिलसिला जारी रखा है। ऐसे में फ़लस्तीनियों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, आलम इस्लाम में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। और लेकिन बेचैनी पाई जाती है आलम इस्लाम, लेकिन हमेशा ख्वाब गफलत में रहता है। तो बहरहाल अब एक खबर ये आ रही है कि जो अमन माहिदा हुआ है या जंगबंदी भी है वो कभी भी टूट सकती है और इसराइल इसके लिए जिम्मेदार होगा। क्योंकि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मगरबी किनारे के इंज़माम से मुतालिक इसराइली पार्लियामेंट का जो इक़दाम है वो गज़ा के लिए, गज़ा माहिदे के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि गज़ा में कम अज़ कम 15,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना ज़रूरी है। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जोर दिया कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और एक अहम बात यह है कि गज़ा में इस कदर तबाही और बर्बादी आई, 76,000 लोग 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद हो चुके हैं। और हद तो ये है कि जो शोहदा है जिनकी खबरें हैं अब वहाँ पर यानी कब्रिस्तानों में जो बेघर अफराद है, तकरीबन 90% अफराद वो फ़लस्तीनी अब कब्रिस्तानों में अपने खैमे यानी खैमे लगाते हुए ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब फ़लस्तीन में शोहदा और बाकायदे हाथ जो लोग हैं उनमें अब कोई यानी फ़र्क बाकी नहीं रहा। वो भी शहर ख़मोशा में सो रहे हैं और ये भी शहर ख़मोशा यानी कब्रिस्तानों में सोने पर मजबूर हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी शाहिद उमेर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।